नमस्कार श्रोताओं। आज के युग में अगर हम रोजगार की तरफ देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र खुल चुके हैं, बहुत सारी फील्ड्स आ चुकी हैं जहां पर हम अपने शौक को अपना व्यवसाय बना सकते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर हमारा शौक व्यवसाय बन जाता है तो वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देता है हमारे लिए। ऐसे ही एक हमारे साथ व्यक्ति मौजूद हैं जिनका नाम है नितेश चौरसिया जी। और नितेश की खासियत ये है कि रंगकर्मी, फोटोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बहुत सारी चीजों में अपनी महारत रखते हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा कि इन्हें घूमने का बहुत शौक है, लगातार यायावर की जिंदगी जीते हुए आज यहाँ कल वहां पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं। ऐसे ही इनके हाथ में जब कैमरा आया तो इन्होंने उन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया। यकीन माने दोस्तों, जब इनके कैमरे की वो नजर जो चीज देखती है वो शायद हमारी आंखें वो नहीं देख पाती हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नितेश चौरसिया जी से। नितेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तो हमें ये बताइए कि बहुत सारे अपने आप में महारत रखते हुए अचानक से आपकी पहली यात्रा कौन सी थी जहां पर नितेश को ये लगा कि भाई यही तो वो जगह है जहां मैं आना चाहता था? कब हुआ आपको महसूस? ये बात है 3 साल पहले की। 3 साल पहले जब मैं नौकरी करता था तो नौकरी मेरी कुछ ऐसी थी, डेस्क जॉब जिसे आप कहते हैं ना, कि एक कुर्सी से जुड़े रह गए। हाँ। और अपने 5 से 6 साल 10 साल जितने साल आपने लगा दिए। तो एक आकस्मिक फैसला था ये कि किसी ने कहा था कि पहाड़ों पे बर्फ पड़ रही है और मैंने बर्फ देखी नहीं थी। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि चलना चाहिए। अब इस चीज की रिसर्च करते करते मैंने एक जगह का नाम देखा जिसका नाम था स्पीति वैली। बहुत लोगों ने सुना होगा, लाहौल स्पीति अपने हिमाचल में। जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत। और कहते हैं कि वहां पे जब आप बर्फ इतने समय आप जाते हैं, पहली चीज तो 6 से 7 फीट की बर्फ होती है जहां पे अगर आप गए तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको एक बहुत ही, कहते ना, अविश्वसनीय दृश्य दिख सकता है। बिल्कुल। उस दृश्य को मैं अपनी नजरों से जब मैंने खुद देखा तब मैं पागल हो गया। अब वो कहानी ऐसी थी कि हमें यहां से दिल्ली से, मैं दिल्ली रहता था, तो मैं दिल्ली से अपने 2 यारों के साथ निकल गया स्पीति ट्रिप के लिए, जहां की ये चीज हुई कि जब मैं वहां पहुंचा तो अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की छुट्टियां कैंसिल हो गई, तो उन्हें वापस जाना पड़ा। मगर मेरे साथ ये था कि मैं निकला हूं तो मैं जाके तो वापस आऊंगा जी। तो मैंने अपना फैसला लिया एज अ सोलो ट्रैवलर। मैंने जीवन में कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया था। ये मेरा पहला ट्रैवल था जो कि ग्रुप ट्रैवल से बदल के सोलो ट्रैवल हो गया था इन द मिड ऑफ द ट्रिप। तो जब मैंने ये चीज महसूस करी, नो डाउट डर बहुत लगा। मैंने अपने जीवन का दूसरा टफ डिसीजन लिया कि मैं एक काम करता हूं, हॉस्टल में रुकूंगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि मैं अकेला हूं, क्योंकि मेरे साथ अब कोई नहीं है। और मेरे लिए हम सिंगल ट्रैवलर्स के लिए या सोलो ट्रैवलर्स के लिए, जिस टाइम पे मैं ट्रैवलर नहीं हुआ करता था, पैसा बचाना सबसे बड़ी चीज हुआ करती। जी। इसीलिए मैं ग्रुप में गया था कि वहां पे थोड़ा पैसा बच जाता। तो मैंने हॉस्टल में जब कमरा लिया, मैं नो डाउट बहुत डरा हुआ था। मेरे अंदर बहुत ज्यादा घबराहट थी। लेकिन जब 1-2 दिन वहां हॉस्टल में रुका, मुझे वो कंफर्ट और वो घबराहट से अपने आप को दूर जाते हुए मैंने देखना शुरू कर दिया। बहुत ही बढ़िया। दूसरी चीज ये हुई कि मुझे वहां पे 2 नए साथी मिले जिन्हें भी स्पीति ही जाना था। मेरे साथ तो साधन ये था कि मेरे पास कार थी जब तक मेरे वो दोनों दोस्त थे। अब वो दोनों गए तो कार चली गई। अब हमारे पास जाने का साधन कोई नहीं है। तो हिच हाइकिंग बेसिकली लिफ्ट लेके जाना। आपको कोई भी गाड़ी में लिफ्ट मिल जाए, आप बस अपना सामान रखो और चले जाओ। जिस गाड़ी से हमने हिच हाइकिंग के लिए लिफ्ट मांगी थी वो जा ही काजा तक रही थी। तो किस्मत से हम पहुंच गए काजा। अब काजा में बर्फ बहुत पड़ी हुई थी, तो उसने हमें 3 से 4 किलोमीटर दूर छोड़ा क्योंकि वहां तक एंट्री थी नहीं। अब हम वहां से पैदल उतरे, हमारे कंधों पे हमारे भारी भारी बैग थे, हम 3 लोग थे। एंट्री पे ही किस्मत हमारी वाकई इतनी अच्छी थी कि वहां पे एंट्री पे ही, काजा की एंट्री पे ही लेफ्ट साइड में हमें हॉस्टल करके एक हॉस्टल की वो मिल गई, चेन जी। हमने कहा कि चलो एक ट्राई मार लेते हैं। उनसे पूछा, किस्मत से रूम भी खाली थे और सोने पे सुहागा कि 350 से 400 के बीच में
हर बंदे को मिल गया कमरा, जिसमें हम मतलब जो हमने सोचा नहीं था वो हो गया। अब अगले दिन का जो हमारा घूमने का था, जहां पे हमें की मोनेस्ट्री वगैरह जाना था, तो वो तो जनरली सब करते हैं। जब मैं हॉस्टल में रुका था तो वहां पे एक हमारे कुक थे। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम बात कर रहे थे, तो उनको भी ये पता चला कि ये जो तीनों बंदे हैं ये कहीं रास्ते में ही मिले हैं, आकस्मिक ही मिले हैं, और हम लोग कुछ ढूंढ रहे हैं एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि मोनेस्ट्री जाना और सिर्फ ऐसे ट्रैवल करना ही एडवेंचर नहीं होता। तो हमने उनसे जब इस बारे में चर्चा करी या बात करी, तो उन्होंने बताया कि अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपको स्नो लेपर्ड दिख सकता है, क्योंकि ठंड का समय है और बर्फ पड़ रही है। हाँ। और मेरे अंदर ना फोटोग्राफी का कीड़ा उस समय जागा। जब आपने सुना? जब मैंने ये सुना, मैंने कहा कि यार ये तो ऐसा लम्हा होगा जो मुझे कैद करना है, सिर्फ अपनी नजरों में नहीं, अपने कैमरे पे भी, जो मैं दुनिया को दिखा सकूं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया अगली सुबह चलते हैं। अब वहां तक जाने का रास्ता भी आसान नहीं, क्योंकि वहां तक जाना भी हमें हिच हाइकिंग करके ही है, क्योंकि अब वहां कैब वाला कोई फंडा नहीं है। हाँ। इतनी ऊपर हैं हम। तो हमारे ही जो कुक थे, उनके ही भाई थे जो गाड़ियों में सामान लेके आते थे, तो वहां टेम्पो ट्रैवलर्स चलते हैं। हाँ। तो सामान के साथ हमें भी वहीं ट्रैवलर में पीछे भरा गया और उन्होंने कहा चलो, क्योंकि वो जगह थी अराउंड 25 किलोमीटर आगे जी, लाहौल स्पीति से। और हम जब जा रहे थे, हम गए, हमें उस जगह पे छोड़ दिया गया। हम वहां पे नाना करते हुए 3 से 4 घंटे बैठे थे। हमारे हाथ पैर जम गए थे। अब ये स्थिति आ गई थी कि अब हमें लग रहा था कि अब हमें हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया बेसिकली ठंड से होने वाली बीमारी जी। तो इस समय अब हम डिसाइड भी नहीं कर पा रहे थे कि जाना है वापस कि हमें रुकना चाहिए। किस्मत से एक गाड़ी हमें वापस आती हुई नजर आई, तो हमने उसे रोका और हमने कहा कि हमें वापस गाजा तक जाना है, अगर आप हमें छोड़ दें तो। उन्होंने कहा ठीक है। अब उनके साथ हम बैठे, क्योंकि हमारी साइटिंग तो हो नहीं पाई और ये तो किस्मत वाली बात थी कि हो सकती है। तो जब हम उनके साथ दोबारा वापस आ रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी से कुछ लोग हमें मिले, जिन्होंने हमें बताया कि आगे स्नो लेपर्ड सामने वाली पहाड़ी पे देखे गए हैं, अगर आप अभी जाओ तो अभी आपको दिख सकते हैं। अब हम लोगों ने उस मौसम के हालात को ना समझते हुए, अपने शरीर के हालात को ना समझते हुए, ना हाव देखा ना ताव देखा, हमने कहा भैया हमें उसी जगह तक ले चलिए, अगर आप चल सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो हम पैसा भी दे देंगे। पहाड़ी लोगों में सबसे अच्छी खास बात यह है कि आप कहीं फंसे हो या उनके साथ हो जी, आपको मदद पूरी मिलेगी। और वो मदद किसी लालच से नहीं होती, किसी लालच से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वो मदद आपकी सिर्फ और सिर्फ प्योर इंटेंशनली मदद होगी। उस टाइम पे आपके पास कैमरे कौन कौन से थे, यानी संसाधन पूरे थे या अपने मोबाइल पर ही? जो उस समय का कैमरा था, हाँ, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना स्टेबलाइजेशन, हाँ, न रिकॉर्डिंग ढंग की फैसिलिटी। बस ये थी कि पिक्चर आप खींचोगे तो क्लियर आ जाएगी, हाँ, दिखाने के लिए कि हाँ जी जी, ये आपने किया है। और मैं इसी उम्मीद से चला गया था कि कुछ नहीं करूंगा तो फोन से तो खींच ही लूं। हाँ। अब हम पहुंचे उस लोकेशन पे। अब उस लोकेशन पे पहुंचे, हम तीनों ने अपनी अपनी जगह ढूंढ ली, जिसमें से मेरे साथ आए हुए 2 बंदे थे, उनसे ना ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हम भैया के साथ वापस जा रहे हैं गाड़ी में। अब मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर इतनी दिलेरी या इतना साहस कैसे आया जी, कि मैंने कहा नहीं भाई, देखना है तो देखना है, मैं तो देख के ही आऊंगा। रात होने में 3 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे से पहले मैं आ जाऊंगा, तुम लोग जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। तो ये लोग वहां से चले गए, मैं वहां बैठा रहा। तकरीबन 1-1.25 घंटा हो गया था। अब तो भाई साहब मेरे होंठ भी नीले पड़ चुके थे। अब ये स्थिति आ गई जी। मेरी मूंछों पे बर्फ जम गई थी। मतलब आप ये बताओ, मैं हल्का सा अपना मूंछ को टच कर रहा था तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई सुई निकाल रहा है, ऐसा लग रहा था जी। और अब सच बताऊं तो मैं भी हार मानने वाली स्थिति में आ चुका था। अब मेरे साथ भी हो गया था कि अब ऐसा है, चलते हैं, हो गया। जैसे ही मैंने अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करी, मैं उठा, पीछे घूमा हूं। पीछे घूमते ही, अब आपको मैं ऐसे कैसे समझाऊं, ज्यादा से ज्यादा 50 मीटर 50 मीटर की दूरी पे सामने ही एक पहाड़ का मुआयना था। पता नहीं मेरी नजर कैसे पड़ गई, वहां मेरी नजर पड़ी, मुझे एक स्नो लेपर्ड दिखा, छोटा सा, बच्चा सा। मैं वहीं देख के स्तब्ध खड़ा रह गया। हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इस पे रिएक्शन क्या दूं। हाँ। अब मैंने अपना कैमरा निकाला फोटो खींचने के लिए, और जैसे ही वो मैंने अपने हाथों में लिया, अपनी आंखों तक रखा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे 2 और दिखे उसके पीछे। और वो जब मुझे 2 और उसके पीछे दिखे, वो मुझे घूर रहे थे। मैं ऊपर से लेके नीचे तक ठंडा पड़ चुका था। क्या बात है। आपको अभी भी यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको ये बात कहूं, कैमरा मेरे हाथ में था, एप्लीकेशन खुला हुआ था,
लाल बटन पे मेरी उंगली थी मेरी उंगली, मगर मैं दबा नहीं पाया। मेरी आंखें वहां से हटी ही नहीं। आप कह सकते हो मुझे 2 पल के लिए ये भी याद नहीं था कि मैं कौन हूं और मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मेरे हाथ पैर ठंडे गरम जो भी हो रहे हैं, मुझे एहसास ही नहीं हो रहा था। जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, ये शायद मैं दोबारा नहीं देखूंगा, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि यू डोंट गेट टू सी द वर्ल्ड सेम डे एवरी डे। बिल्कुल इट्स वेरी सिंपल। जो उस पल में मैं देख रहा था, वो अगर मैं अपने फोन पे भी कैद करके आपको आज दिखाता, तो आप देख के शायद एक पल के लिए बोल देते हाँ ठीक है, अच्छा है, देखा होगा। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों में उस दिन कैद किया, उस दिन मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं बना ही इस चीज के लिए। तो वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई। अब हम ये जानना चाहेंगे नीतीश भाई कि उसके बाद लगातार कितनी यात्राएं आपकी चलती रही हैं, और कौन सी ऐसी यात्रा है जो आपको भुलाए नहीं भूलती है? उसके बाद तो मैंने, आप ये कह सकते हैं कि मैं घर छुट्टियों के लिए आता था 2 या 3 दिन के लिए। बाकी फिर मेरी 10 से 12 या 15 दिन की यात्रा होती थी, जिसमें से एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खूबसूरत यात्रा मैंने करी। पता नहीं लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि नहीं, क्योंकि इससे मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। मेरी अचानक आकस्मिक यात्रा बनी बनारस की। मैं जीवन में बनारस कभी नहीं गया था। मैं शायद बचपन में गया होऊंगा, माँ बाप लेके गए होंगे। तो उसके बाद ये पहली बार मेरी बनारस की यात्रा बनी। मैंने कभी बनारस के बारे में, लोग कहते तो हैं, मगर मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पे उसके बारे में पढ़ा नहीं। वो यात्रा मेरे लिए यादगार इसीलिए है क्योंकि उस यात्रा में, अब इसको आप कई लोग नेगेटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन बिलीव मी, ये जीवन का सत्य है। उस रात हरिश्चंद्र घाट नाम की जगह है बनारस में, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहली चीज तो बनारस में मैंने ये देखा कि वहां पे मौत को मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। मतलब आप सोचिए, देव दीपावली एक ऐसी खूबसूरत पर्व है बनारस में, जहां पे सामने आपके आतिशबाजियां चल रही हैं, बहुत खूबसूरत दिख रहा है, और यहाँ पे पीछे लोगों की अर्थियां जल रही हैं। मेरी आंखें उस दिन खुली जब मैं 45 मिनट का चरण था ये, 45 मिनट के चरण में मैंने मृत्यु के 3 चरण देखे थे अलग अलग। उस दिन मुझे मेरे अंदर अपने आप से ये सवाल आया कि कौन है हम, क्या वजूद है हमारा, क्या अस्तित्व है हमारा। उस दिन मेरी आंखें इस वजह से खुली कि हम जिन सब चीजों पे इतना घमंड करते हैं कि मेरा ये है, मेरे पास ये है, मैं इतना कमाता हूं, आपको जाना उसी 30 रुपए के मट्टी के बर्तन में ही है जी। चाहे आपने कितना कमाया हो, आपका वजूद वही है, और आपके और मेरे जीवन का सत्य वही है। इसको कोई जुटला नहीं सकता जी। उस दिन और वो यात्रा के बाद मैं इस कदर जुड़ गया कि आज आप ये कह सकते हैं कि मैं बनारस साल भर में 5 से 7 बार जाता हूं। क्या बात। अच्छा नीतीश भाई, हमें ये बताएं कि ये फोटोग्राफी आपका एक शौक है, इसके बारे में कभी आपने व्यवसाय के रूप में इसे देखने की कोशिश नहीं की? जी मैं आपको बताऊं, मैं ना, एक जापानीज फिलॉसफी है जिसे इकिगाई कहते हैं, शायद कई लोगों ने सुनी होगी। बिल्कुल। तो मैं वो फॉलो करता हूं। अपने पैशन को लेके भी मैंने ये चीज फॉलो करी। अब अपने पैशन में ये है कि हाँ, मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, लेकिन फोटोग्राफी तो सिर्फ एक, कहते हैं ना, एक रास्ता है। अब उसके अंदर भी उसकी कई ब्रांचेस हैं। सोशल मीडिया ले लीजिए, फोटोग्राफी सिर्फ फोटोग्राफी ट्रैवल में ही नहीं होती है, शादियों में भी लोग करवाते हैं। फोटोग्राफी आपकी फिल्म्स इंडस्ट्री में भी होती है। तो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एक बहुत ही वास्ट इंडस्ट्री है जो मैंने चूज करी। अब इस वास्ट इंडस्ट्री को चूज करने का एक प्लस पॉइंट तो ये था कि इस इंडस्ट्री से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है, सबसे पहला। और एक माइनस पॉइंट ये है कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यार, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे जैसे इतने सारे हैं इस इंडस्ट्री में जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूं, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि मेजरली सारे लोग जो यूट्यूबर्स हैं व्लॉग बना रहे हैं। अरे मैं कहता हूं कि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे भाई, मैं सुबह उठ के क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इस चीज में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अगर किसी को इंटरेस्ट आएगा तो वो होगी तेरी कहानी। अगर मेरी कहानी में वो बात है जो मैं देख रहा हूं, तो इतना तो मेरे अंदर है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूं उस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूं। कई वीडियो शूट किए सिर्फ अपने लिए जी। वो वीडियो शूट करके मैंने अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे डाले। ऐसे मुझे लाइक्स और ये व्यूज नहीं चाहिए थे, बस ऐसे ही डाले कि मैं ये करता हूं।
अब पता नहीं उसमें से कुछ अच्छे लोगों की या कुछ कंपनीज की नजर पड़ी, तो मुझे यूपी टूरिज्म से, एमपी टूरिज्म से, उत्तराखंड टूरिज्म से, इनके जरिए से मुझे ऐसे काम मिले जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जीवन में करने को मिलेगा। मैंने इनसे कभी पैसा नहीं मांगा जी, कभी भी नहीं मांगा, क्योंकि ये मेरा पैशन था। और इन्होंने कभी मुझे पैसे को लेके बात हो या काम को लेके कभी निराश नहीं किया। मैं इनके जरिए बहुत घूमा, इनके छोड़िए अपने काम के जरिए बहुत घूमा जी। जो मैंने छोटे मोटे ही काम किए, मेरे हिसाब से वो बहुत बड़े नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे काम ही मुझे इतना कुछ सिखा गए कि आज 3 साल हो गए मुझे ये करते हुए। इससे पहले मैं सिर्फ नौकरी करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना घर इसके पैसों से भी चला पाऊं। बहुत बढ़िया। तो हाँ, आज मेरा जो पैशन है वही आपका व्यवसाय, वही मेरा व्यवसाय है। बहुत बढ़िया। अच्छा नीतीश भाई, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। अगर कोई नया युवा जी, वो चाहता है कि इस शौक के तरफ देखना चाहता है, इस शौक को व्यवसाय बनाना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन सी सीढ़ियों पर से चलकर यहाँ तक पहुंचना होगा? मैं कहता हूं आप 30% देख के सीखेंगे, 70% जब आप वहां होगे ना तब वो आप करोगे। मैंने जब शुरू किया था मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि कैमरे का एंगल कैसे बनाना होता है, क्या पकड़ना। मुझे तो बस ये दिखता था कि सामने इंसान है, फोटो खींच लो, काम खत्म। जब मैंने इस चीज में काम करना शुरू किया, कैसे, सिर्फ अपने पैशन के लिए, कि मुझे कमाना नहीं है, मुझे सिर्फ सीखना है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सीखने की चाह रख रहे हो तो आपको उससे कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऑन फील्ड भी ऐसी ऐसी चीजें पता चली जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसमें ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको सीखने की चाह है, आप कोई भी जरिए से सीख लोगे। मैंने आज तक अपनी जितनी भी ये सीखने की जर्नी रही है, इसमें 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कीमती चीज खर्च करी समय। महत्वाकांक्षी यात्रा जहां आप जाना चाहते हो, ऐसी कोई यात्रा? जी, उसके बारे में बताएं। ओम पर्वत जी। तो अभी मैं कुछ ही दिनों के अंतराल में उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से निकल रहा हूं केदारनाथ यात्रा के लिए। ये मेरी पहली बार केदारनाथ यात्रा है, जिसमें मैंने ये फैसला लिया है कि उत्तराखंड के लिए तो मैं केदारनाथ यात्रा करूंगा और अपने लिए भी करूंगा जी, लेकिन अपने खुद के लिए मुझे ओम पर्वत जाना है। बहुत बढ़िया। अब महादेव ऐसे तो हर जगह हैं, लेकिन मुझे ओम पर्वत सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना है क्योंकि मैं महादेव के पास 2 दिन बकायदा बिताना चाहता हूं। मैं वहीं रहूंगा, कैंप करूंगा, खाना बनाऊंगा, वहीं खाऊंगा और सिर्फ महादेव की शरण में बैठना चाहता हूं, उनको देखना चाहता हूं, दुनिया से दूर। तो श्रोताओं, ये थी एक छोटी सी मुलाकात एक यायावर यात्रा फोटोग्राफर से। यात्रा पर जाते हैं, जो भी दृश्य इन्हें अपनी आंखों में अच्छा लगता है अपने कैमरे में उतार लेते हैं। नीतीश जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने मन के विचारों को हम तक पहुंचाया, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे इस काबिल समझा और इस शो पे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऑल इंडिया रेडियो का करना जरूर चाहूंगा। धन्यवाद सर।